हमारे मंचस्थ आज के मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ताओं का मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने विद्वत्पूर्ण व्याख्यानों से हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। और आज के जो प्रबुद्ध मंच है उस जिस तरीके से क्रम में उसने बोला है, उसमें लास्ट में जब प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी ने बोला, वैसे तो उसी विश्वविद्यालय की पढ़ी हूँ और पारिवारिक रूप से भी शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़ी हूँ, तो नाम सब तो बचपन से ही सुन रही हूँ। और मेरी छोटी बहन को आपने पीएचडी भी कराई है आपके अंडर ही, उसमें 46 पीएचडी आपके अंडर हुई, उसमें से एक उसकी भी है। तो ये मंच ने साबित कर दिया, मुझे लगता है ये सबको एहसास हुआ होगा कि गुरु गुरु ही हो, कि जो है अभी हमने कुछ दिन पहले ही शिक्षक दिवस मनाया है और उन्होंने किस तरीके से अपने दोनों जूनियर्स का मैं कहूँगी कि उनकी बातों को समेकित करते हुए अपने पक्ष को जो रखा और जितना गूढ़ता से रखा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बड़ा है। बहुत लोग अभी नई ज्वाइनिंग होगी, मतलब हम मंच सबको इसलिए देते हैं क्योंकि सभी को ये पता, सबको ये मंच मिले कि वो अपनी बातों को रख सकें। और जैसा कि श्याम नंदन जी बिहार से, आरपी सिंह जी जयनारायण मिश्र पीजी कॉलेज से, आप सभी को भी ये अवसर मिला कि आज पवन अग्रवाल जी को आपने सुना, और साथ ही साथ मैंने तो पहली बार सुना, क्योंकि हिंदी मेरा विषय नहीं है तो इसलिए मैंने पहली बार सुना। बाकी लखनऊ के लिए आप कोई अनुभज्ञ नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमसे बहुत ज़्यादा बड़े मंचों पर आप बोलते हैं और ये हमारा सौभाग्य रहा कि आज हम सब ने आपको सुना। मैं हिंदी विभाग की जो विभागाध्यक्ष हैं उनके संरक्षण में जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर इस मेरी मंशा के अनुरूप इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को आयोजित किया, क्योंकि पहले बात हो रही थी कुछ जो है प्रतियोगिताएं करा दी जाए हिंदी दिवस पर और ये बात खत्म हुई। पर मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि हम विद्वत जनों को व्याख्यानों को सुने, क्योंकि मैं इस तरीके के परिवार से आई हूँ कि हम लोग हमारे चाचा कहते थे, वो भी प्रोफेसर थे, कि हमारे घर के तो कुत्ते बिल्ली भी अर्थशास्त्र जानते हैं। तो इतना सुनते सुनते ही हम लोग उसमें रंग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने देखा कोई उठ के जा रहा है, कोई सर नीचे कर रहा है, कोई हंस रहा है, सब लोग अटेंटिव नहीं, फिर भी जो है आपकी इंद्रियों से जो भी आपके अंदर गया है उसमें काफी कुछ आपने ग्राह्य भी किया होगा। और हम तो आप चाहे जितना भी बोर होते रहे, हम अपने विद्वत जनों को बुलाते रहेंगे और आपको सुनाते ही रहेंगे, और कभी ना कभी ये समय आएगा कि जो है आप उससे सीखते ही रहेंगे। गाए बगाए जाने अनजाने आप उससे सीख ही जाएंगे, क्योंकि जैसे माँ बाप का कार्य होता है, आपको दिन भर टोकते रहते हैं आपको एक अनुशासित जीवन जीने के लिए, आप उसमें से आधी बातें अनसुनी भी कर देते होंगे, पर जीवन के किसी मोड़ पर आपको ये लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छा हुआ और आपने उससे बहुत कुछ अच्छा सीखा। तो हम सभी गुरुजनों का भी यही प्रयास रहता है कि आप कुछ अच्छा सीखें। और हायर एजुकेशन में संगोष्ठियों का, व्याख्यानों का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रतियोगिताएं तो आप LKG से लेकर और जो है इंटर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करते आते हैं। तो इन संगोष्ठियों के महत्व को समझिए, जो हमारे विद्वतजन बोले उसके महत्व को समझिए। जब कोई व्याख्यान दे रहे होते हैं, एक बिहार से हमारे बीच विशेषज्ञ हैं, एक महाविद्यालय से विशेषज्ञ हैं, एक लखनऊ विश्वविद्यालय जिससे हम संयुक्त हैं वहाँ के विशेषज्ञ हैं, तो अपने कॉलेज की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखा करें। और जो ये बहुत खराब लगता है कि आप लोग पॉइंट्स को नोट नहीं कर रहे होते हैं, और शायद इसीलिए मैंने उसको रिकॉर्डिंग की व्यवस्था इसीलिए हमेशा करवाती हूँ कि आप उस लेक्चर को आप लोग भी सुने और लोग भी उस लेक्चर को सुन सके, क्योंकि जो एक बार बात बोल दी गई अगर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो वो भूल जाएंगे। आप बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देंगे।
एक भी बच्चे के हाथ में कागज और कलम नहीं थी, मतलब ना तो उसने नोटबुक निकाली ना पेन निकाला। ये चीज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब कोई बोल रहे होते हैं इतने विशेषज्ञ, तो आप उसके कुछ ना कुछ उससे लिखिए, जो मेन पॉइंट्स उससे नोट करिए। अब तो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको देखिए प्रोजेक्ट भी बनाना है, आपको असाइनमेंट भी बनाना है, तो ये सारी चीजें इन्हीं सबसे आपको मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो हिंदी के ही हैं। और आज जैसा हिंदी दिवस मना रहे तो एक उत्साह के साथ मनाना चाहिए, कोई जबरदस्ती आपसे ना मनवाए। पर आज सुबह थोड़ा ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि आपको तो ग्रुप पे अगर पढ़ा है कि हाँ हिंदी दिवस का मनाया जा रहा है, तो एक उत्साह के साथ हम सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है भाषा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारे डीएनए में है ये भाषा एक तरीके से। आरपी सिंह जी ने भी कहा, श्याम नंदन जी ने भी कहा कि ये हमारी अभिव्यक्ति, हमारे भाव की भाषा, ये हमारी संस्कृति को आगे ले जाने की द्योतक है। उसकी जो कोई भी भाषा होती है उसमें हिंदी, जो नॉर्थ बेल्ट है, इतना बड़ा क्षेत्रफल बताया जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। इसमें एक दृष्टांत, मैं भी जैसे महाराष्ट्र 6 दिन का टूर था, भ्रमण पर्यटन का, आरपी सिंह ने जो बात कही कि पर्यटन की वजह से जो राष्ट्रीय एकता का सूत्र है वो और मजबूत हो रहा है। खासतौर पे जब राम मंदिर बना तो उसके बाद से जो साउथ, पहले भी आते थे लोग, पर जब अब जो है जब उसका जो स्थापना हुई और एक तरीके से पुनर्निर्माण हुआ उसका, तो वो एक राष्ट्र गौरव का विषय हो गया, लोगों में उत्सुकता हुई और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिला। काशी विश्वनाथ की वजह से पर्यटन को बढ़ावा मिला। अब मथुरा ब्रज की बात आप कर रहे थे, ब्रज की वजह से भी बढ़ावा मिला। तो पर्यटन भी जो है वो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए जो है नॉर्थ, जो हमारा उत्तर भाग है और दक्षिण भाग है, चाहे पूर्व भाग हो चाहे आपका पश्चिम भाग हो, सभी एक सूत्र में एक दूसरे से पिरोए जा सकते हैं। और बहुत कुछ जीवन में सीखने के लिए आपको छोटी मोटी यात्राएं, अगर आपकी जैसे, क्योंकि अर्थ की जरूरत होती है, मतलब अर्थ मतलब पैसे की जरूरत होती है, तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार यात्राएं जरूर किया करें। यात्राओं से आप बहुत कुछ सीखते हैं और उसको लिपिबद्ध करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे एक आज, अभी तो आपके पास पूरा समय है, 20-21 साल के होंगे, तो एक आज से 5-10 साल बाद आप जब देखेंगे तो अगर आप यात्राओं का वृत्तांत लिखने बैठेंगे तो आपके पास एक पुस्तक तैयार होगी और वो एक अनुभव भी आपके पास तैयार होगा। जैसा कि हमने एलोरा केव्स के बारे में सुना था, पर जब हम अभी गए एलोरा केव्स तो मुझे लगा जो हम इनक्रेडिबल भारत या इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि किस तरीके से एक ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्मली स्ट्रक्चर नींव से ऊपर की ओर जाता है, पर ऊपर से नीचे की ओर इतने कठोर चट्टान टाइप के पहाड़ होते हैं, उनको तराश कर एक मंदिर के गुफा जो बनाएगी वो मंदिर का रूप है। हमने तो एक ही देखी इस बार, तो जो है उसको किस तरीके से कलाकृतियां बनी हैं, किस विज्ञान पे बनी है। तो भारत अगर अपने अंदर ये हीन भावना लाता है और वो सोचता है कि हमेशा पश्चिम की ओर देखता है, यानी वेस्टर्न कल्चर की ओर देखता है कि वो कुछ करेंगे तो हम वो चीज अपनाएंगे, वो चीज बनाएंगे, उनकी वैज्ञानिकता को हम अपनाएंगे, तो ये हमारा दुर्भाग्यशाली हमारी ये सोच हो सकती है। क्योंकि भारत की संस्कृति अगर आप यहाँ, और जो यहाँ की वैज्ञानिकता है, आप अगर खाली मंदिरों का ही भ्रमण कर लें तो और आप उसको सूक्ष्म तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वो कितना समृद्धशाली रही है। पिक्टोरियल ग्राफ की वजह तरीके से जो पूरी रामचरितमानस आपको भाषा के रूप में लिपिबद्ध अवधि में दिखती है, महाभारत दिखती है, वो पूरा वहाँ पर पिक्चर्स के रूप में, स्कल्पचर जो कहते हैं उसके रूप में आपको दिखाई दे रही है। तो भाषा है, स्कल्पचर है, ये सब हमारे भावों को अभिव्यक्त करता है। और राष्ट्र गौरव की भावना जो है
उसमें बनी रहे और उसमें हम गर्व महसूस करें, राष्ट्रीयता का भाव बना रहे। तो जब इतने बड़े क्षेत्रफल में हिंदी भाषा बोली जाती है तो उसके ऊपर नेचुरल सी बात है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सभी को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोकर रखे। महाराष्ट्र में मैं वहाँ पर उनका साईं बाबा का, शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ बैठी हुई थी तो अचानक एक भक्त आए और मुझे उन्होंने प्रसाद दिया और कहा कि आप इसको पढ़िएगा। और वो बहुत अच्छे से हिंदी बोल रहे थे। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से? मैंने कहा लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैंने कहा आप कहाँ से? कहा उन्होंने कहा कन्नड़, मतलब कर्नाटक से। तो मैंने कहा आप इतनी अच्छे से हिंदी कैसे बोल ले रहे हैं? तो कहने लगे साईं बाबा की कृपा है। वो ठीक है, उन्होंने कहा साईं बाबा की कृपा है, पर उसके पीछे का जो भाव वो ये था कि उस मंदिर में आते हुए जो है बहुत सारे लोग आते हैं, सभी पूरे देश भर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि विश्व से भी लोग आते हैं। तो एक दूसरे की भाषाओं से संपर्कित होते हैं, एक दूसरे के खान पान से आप संपर्कित होते हैं, तो उनसे हम नई नई चीजें बनती हैं और नई चीजों को हम सीखते हैं। और वहाँ पर अगर आप आज से बहुत साल पहले गए होते तो शायद जो कन्नड़ बोलेगा, जो तमिल बोलेगा, जो तेलुगु बोलेगा, वो हिंदी नॉर्मली नहीं ही बोलना चाहता है। पर मैं अगर आप अब देखें, जो पहले गए हो और अब देखें, तो आपको ये डिफरेंस महसूस होगा कि लोग अब अंग्रेजी के बजाय जो दक्षिणी हमारे राज्य हैं वो हिंदी में भी अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। हिंदी वालों को भी वो ठीक भाव से देखते हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा मानना बस ये है कि अगर क्षेत्रीय भाषा के रूप में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो दक्षिण भारत है वो अपना सकता है, मतलब उसकी तो वो भाषा ही है, और वो अंग्रेजी को अपना सकता है, जो कि आज से कुछ साल पहले ही है। और जबकि हिंदी का इतिहास तो बहुत पुराना है, तो क्यों नहीं वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे वो हिंदी को अपनी भाषा के रूप में लेता है। और मुझे लग रहा है कि सरकारी प्रयासों से ये हिंदी दिवस आप लोग मनाते हैं, विभिन्न राज्यों में सर भी जाते रहते हैं, आप हमारे जितने भी विद्वत वक्ता हैं सभी विभिन्न राज्यों में भी जाते हैं, आप विभिन्न देशों में भी जाते हैं और आप हिंदी को पुनर्स्थापित कर रहे हैं और हिंदी के गौरव को बढ़ा रहे हैं और उससे लोगों को जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपका प्रयास सराहनीय है और ऐसे ही हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो। इस हिंदी दिवस पे यही हम आशा रखते हैं, क्योंकि इस समय बहुत हो चुका है और छात्राएं भी इतने समय बैठाना आज के युवा को बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी आपको सुनना सीखना होगा। जैसे शुरू में ही श्याम नंदन जी तो पहले वक्ता थे, तो उन्होंने कह दिया कि जो है वक्ता तो वक्ता है, वक्ता तब तक अच्छा वक्ता नहीं हो सकता जब तक श्रोता हो। शुरू में तो श्रोता बड़े अच्छे रहे, उसके बाद वो बैग उठा के धीरे धीरे भागने लगे। तो पेशेंस, धैर्य भी रखिए, अपनी भाषा में श्रद्धा भी रखिए, अपने भाषा में सबरी भी रखिए और जो है धैर्य के साथ इन प्रबुद्ध जनों को सुना करिए। और हम ऐसे ही व्याख्यानों का आयोजन करते रहेंगे जैसे कि आपका जो ज्ञान है वो समृद्धशाली होता है। और हम ये शिक्षक भी जो हमारे हैं, मैं मानती हूँ कि आप ये इस बात से अग्री करेंगे कि हम जो रोजमर्रा में पढ़ाते लिखाते रहते हैं, पर हम अगर इन विद्वत जनों को सुनते तो हमारा भी एक तरीके से रिफ्रेशर कोर्स में भी जाते तो हम बहुत ज्ञानी होंगे, पर लोगों को सुनते ही बार बार रिपीटेटिव वही एक्सपर्ट्स आते हैं, उन्हीं को सुनना पड़ता है। तो यहाँ तो तरह तरह के लोगों को हम हमेशा सोचते हैं कि चेंज करके बुलाते हैं, तो उनके सुनने से हमारा जो है ज्ञानवर्धन और रिफ्रेशमेंट दोनों होता है। इसी के साथ मैं सभी को फिर से हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरीके से हमारा भारत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की जो भी हमारे व्यंजन हैं, पकवान हैं, सारे संस्कृत में तो सब कुछ आ जाता है, सब समृद्धशाली होता रहे और हम विश्व पटल पे अपने को स्थापित कर सकें। और आप देख रहे हैं कि बहुत परिवर्तन आया है सकारात्मक रूप से, और ये परिवर्तन और बढ़ता ही रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।